नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हमारी इस करेंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। 2 पार्ट आप लोगों को अवेलेबल हो चुका होगा। तीसरे पार्ट की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि एक बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और साथ में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टॉपिक बाई टॉपिक कराते हुए चल रहे हैं। अगर ये किसी को ये बुक परचेस करना है तो आप सुरेश बुक डिपो जा सकते हैं, वहाँ जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हैं। एसके पब्लिकेशंस के नाम से, एग्जाम क्रैकर्स के नाम का ये बुक है, तो ये बुक आप जाकर परचेस कर सकते हैं। इसमें पिछले साल जो 2024 की जनवरी थी वहाँ से लेकर अभी तक के सारे करंट अफेयर के डेटा दिए गए हैं। अगर कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुआ होगा इस बुक के बनने के बाद तो वो मैं यहाँ पर अपडेट करते हुए आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, डेली हम लोग कम से कम 70-80 ऐसे क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा। आज भी उसी प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और बार बार दोहराते चल रहा हूं तो आपको याद भी हो रहा होगा क्लास में। साथ ही साथ पैरेलली आप देखेंगे तो योगेंद्र सर भी अलग से करंट अफेयर की क्लासेस लाते हैं। कामित सर की भी थ्योरी के बेसिस पर करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, तो आपका तीनों तरफ से रिविजन और कंटेंट की तैयारी हो जा रही है। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके लिए सभी तरीके से मेहनत करके कंटेंट को लाया जा रहा है। चलिए पहले प्रश्न से चलते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया कि छत्तीसगढ़ राज्य महाधिवक्ता कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के अब वर्तमान में पदाधिकारी 2024 में जो जो नियुक्त हुए होंगे ना, जो इंपॉर्टेंट पद होते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य महाधिवक्ता कौन है? क्या अमित कुमार है, प्रफुल्ल एन भारत है, हरजीत सिंह है या अतुल शर्मा है? प्रफुल्ल एन भरत, प्रफुल्ल एन भरत महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। सबसे बड़ा पोस्ट होता है ये। ठीक है, 165 आर्टिकल में इसका उल्लेख आपको मिलता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के प्रभार पर्यंत ये पद पर आसीन होता है। ठीक, सरकार के बिहाफ पर कहीं पर भी केस लड़ने जाना है, सुनवाई करना है, तो वहां पर ये उनको रिप्रेजेंट करता है। साथ में ये अगर किसी राज्य में विधान मंडल है, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो वहां पर ये दोनों की सभाओं में बैठ सकता है, अलग 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 प्रकार की समिति का सदस्य बन सकता है, वहां पर बोल सकता है, अपने परामर्श दे सकता है, लेकिन कभी भी मत नहीं देता। तो ये थे महाधिवक्ता के बारे में। वर्तमान में प्रफुल्ल एन भारत जी जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता है। कैसे याद रहेगा? अगर कोई महाधिवक्ता इतने बड़े पद पर चले गए तो उसका मन कैसे रहेगा? प्रफुल्ल रहेगा कि नहीं रहेगा? मन कैसे रहेगा? प्रफुल्ल रहेगा। तो प्रफुल्ल से याद रखना। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंस प्रमुख कौन है? नए इंटेलिजेंस प्रमुख कौन है? तो नए इंटेलिजेंस प्रमुख है श्री अमित कुमार। कौन है? श्री अमित कुमार। पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मानित किसको किया गया था? अमित कुमार जी को किया था। क्यों? क्योंकि इनका योगदान था, और मैंने उसी समय बताया था कि खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस के कौन है प्रमुख? अमित कुमार जी हैं। तो अमित कुमार जी कौन है? खुफिया एजेंसी के या फिर इंटेलिजेंस के प्रमुख है, चीफ है। क्लियर? कैसे याद रह जाएगा? अमित बहुत इंटेलिजेंट है। अमित बहुत इंटेलिजेंट है, इस वर्ड से आपको याद रखना है। अमित बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य के 12वें मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव कौन होता है? हमारे छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख जो सचिव होता है, वो पूरे सचिवों का हेड, मुख्य सचिव। तो 12वें क्रम के जो है हमारे यहाँ वो श्री अमिताभ जैन जी है। कौन? ऑप्शन नंबर सी, श्री अमिताभ जैन। ये 12वें क्रम के क्या बनाए गए हैं? मुख्य सचिव बनाए गए हैं। याद रखना, मुख्य सचिव बनाए गए हैं। जो भी नीतियां बनेंगी, कार्यान्वित होगी, इन्हीं की नेतृत्व में कह सकते हैं कि होगी। अगला, छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?
निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन में क्या होना चाहिए, सबको विजय हासिल करना होता है। और कैसे, अजय बढ़त, अजय बढ़त का मतलब होता है कि कोई उसको हरा ना सके। तो अजय बढ़त हासिल की, अजय बढ़त हासिल की, ये वर्ड सुनते ही हो आप निर्वाचन के समय, तो अजय बढ़त से याद रखना अजय सिंह। अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, सबको अजय बढ़त चाहिए। खुफिया एजेंसी या इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं वो कौन है, अमित, अमित इंटेलिजेंट है, मैंने बताया। 12वें क्रम के जो मुख्य सचिव कौन है, अमिताभ जैन है। और जो नए महाअधिवक्ता चुने गए हैं वो कौन है, प्रफुल्ल एन भारत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो वो है श्री लखनलाल देवांगन। कौन है, लखनलाल देवांगन, लखनलाल देवांगन। तो ये कैसे, ये हमारे ना औद्योगिक मंत्री भी हैं, औद्योगिक या उद्योग मंत्री बोल सकते हो, उद्योग मंत्री भी है हमारे, वाणिज्य मंत्री। तो लखनलाल देवांगन ये क्या है, औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो उद्योग मंत्री है उसी विभाग का जो मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, लखनलाल देवांगन। याद कैसे रहेगा, अगर उद्योग मंत्री के रूप में आप इनको जानते थे तो हो जाएगा, नहीं जानते तो लखन लाल का वर्ड यूज करना, लाल। उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र में अगर कोई काम करता है ना तो वो लाल हो जाता है, एक या तो पैसे से लाल होगा या तो काम कर करके लाल हो जाएगा। ठीक है, तो जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करता है ये तो पैसे से लाल होगा या काम कर करके, लाल हो जाने से लखनलाल देवांगन, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त कौन है, दो लोग हैं, दो लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनमें से एक है श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला, जो इस ऑप्शन में दिया गया है, श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला एंड आलोक चंद्रवंशी। कौन है, आलोक चंद्रवंशी, आलोक चंद्रवंशी, याद रखना। ये दो लोगों को एक साथ सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था, राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया, नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक आलोक चंद्रवंशी। क्लियर है, दोनों को याद रखना। आलोक वर्ड से कल एक चीज मैंने आपको याद कराया था, बताइएगा, किसे ग्रीन नोबल अवार्ड प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन व्यक्ति हैं, कौन विभूति हैं जिसे ग्रीन नोबल अवार्ड दिया गया है। याद रखना, आलोक वर्ड से उनका नाम आता है, आलोक ही नाम है, बट सरनेम भी आपको याद होना चाहिए। क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आलोक चंद्रवंशी भी है, आलोक नाम से उनका भी नाम दे दिया तो क्या बताओगे आप, आपको पता होना चाहिए। अगला 8वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य लोकायुक्त कौन है, लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य लोकायुक्त कौन है। तो यहाँ पर आंसर जस्टिस टीपी शर्मा को लिया है, ये पुराने थे। अभी नौ नियुक्त जो है हमारे कौन है, न्यायमूर्ति उबेवेजा, इंदर सिंह उबेवेजा, लॉयर, लॉयर बोलता हूँ, न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा या उबोवेज, उबोवेज नाम, उबोवेज। ठीक, याद रखना, इंदर सिंह उबोवेज। तो देखो भैया, लोकायुक्त, लोक, आप ज्यादा लोक की बात, सेवा की बात करोगे ना तो जल्दी उब जाते हो, क्या कर जाते हो, उब जाते हो। तो लोक सेवा की बात करने से उब जाते हो, तो लोकायुक्त उबोवेजा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। टोटल 8 लोगों के नाम मैंने आपको याद कराए। 9वां, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन है, इनके महाप्रबंधक कौन है, वर्तमान में इनके जो महाप्रबंधक हैं वो नीनू इत्तेराह है, इत्तेराह या इट्टेराह, ठीक है, इत्तेराह या इट्टेराय, ठीक है, ये दो अलग अलग वर्डिंग्स में इनका सरनेम मिलता है, इट्टेराय या इट्टेराह, याद रखना, लेकिन नीनू नाम कंफर्म। ठीक, तो नीनू से याद रखना, इत्तेराह से। तो देखो, जो भी भैया महाप्रबंधक बनेगा, चाहे ये तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट के फॉर्म की बनी है, नॉर्मल कोई भी प्राइवेट कंपनी के भी महाप्रबंधक बनते हैं तो क्या करते हैं, इतराते हैं, क्या करते हैं, इतराते हैं, इतराने से इत्तेराह आप याद रख सकते हैं, इत्तेराह या इट्टेराह। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, किन्हें नियुक्त किया गया है, तो रमेश सिन्हा, रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ के 15वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है, चयनित किया गया है रमेश सिन्हा जी को, याद रखना, रमेश कुमार सिन्हा। वर्तमान में हमारे राज्यपाल भी चेंज हुए हैं, श्री रमेन टेका। ठीक, छत्तीसगढ़ योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, योजना आयोग को अब नीति आयोग बोला जाता है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात कर रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं, श्री विष्णुदेव साय इनके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया है, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव मतलब अमिताभ जैन जी को बनाया गया है, याद रखना। ये सारे हमारे
छत्तीसगढ़ में जो भी नीतियां लागू होगी, जो भी नियम कानून बनेंगे, उसको कैसे कार्यान्वित करना है उसके लिए बनाया गया है। प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस महानिदेशक कौन है? वर्तमान में अशोक जुनेजा जी हैं। वर्तमान में कौन है? अशोक जुनेजा जी। वर्तमान में अशोक जुनेजा जी हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं, याद रखना। अच्छा, इसी क्रम में मैं पूछना चाहूंगा कि जो पहले महानिदेशक थे, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस महानिदेशक जो प्रथम थे, वो कौन थे? कमेंट करके जरूर बताना उनका नाम क्या था। तो ये थे हमारे 9 नियुक्तियां जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड थे। और भी इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो योगेंद्र सर ने इसके ऊपर नवीनतम नियुक्तियों के ऊपर एक वीडियो लाया है। वहां पर आप सारी नियुक्तियों, कौन नया नियुक्त हुआ, कौन नए मंत्री थे, किस विभाग को किसे सौंपा गया है, ठीक है, खेल अध्यक्ष कौन बने, क्रिकेट संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष कौन है, इन सभी पर एक डिटेल वीडियो उन्होंने बनाया है, आप उसको भी देखिएगा। साथ में अगर आप सीजीपीएससी प्री की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने लॉन्च किया है 349 रुपीज पर, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं खुद दे रहा हूं, तो वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी दिए जाएंगे। साथ में सीजी पर्टिकुलर सीजी सब्जेक्ट का सीजी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है पीएससी के रिगार्डिंग। उसमें मनीष सर के द्वारा वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो आप दोनों परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप सीजी एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या अदर आने वाली किसी भी सीजी गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आएंगी उनकी अगर तैयारी आप करना चाहेंगे तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी ऑफर भी चल रहा है हमारी तरफ से, तो आप कम कीमत पर कोर्स को परचेस कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न लिखा है, बात बस्तर की पुस्तक किसने लिखी? बात बस्तर पुस्तक किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई बात बस्तर लिखा है और आंसर इसका क्या है? अंजलि कुमारी। क्या आंसर है? अंजलि कुमारी इसका राइट आंसर है, ध्यान में रखना। अंजलि कुमारी कैसे याद रखेंगे? अंजलि नाम की हमारी एक मित्र है, तो वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो उससे याद रख सकते हैं अंजलि बहुत बात करती है। अंजलि बहुत बात करती है, तो बात बस्तर की अंजलि कुमारी, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। ये बहुत बात करती करके। दूसरा क्वेश्चन, चिगरी बिगरी छत्तीसगढ़ गीत संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीएससी के एग्जाम में पुस्तक पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वर्तमान में क्या क्या लॉन्च पुस्तक है, किसे विमोचन, किसका विमोचन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ये सब पूछा जाता है। तो चिगरी बिगरी छत्तीसगढ़ गीत संग्रह किसके लेखक कौन है? तो चिगरी बिगरी के कौन? पूषण कुमार। कौन है? पूषण कुमार। चिगरी बिगरी के कौन है? पूषण कुमार। ध्यान रहेगा, कौन? पूषण कुमार। चिगिर बिगिर पूषण कुमार। आगे, छत्तीसगढ़ का कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ का कैलाश, तो कैलाश में कौन रहते हैं? हमारे शंकर जी। शंकर जी का और नाम क्या है? भोले भंडारी उनको बोलते हैं, तो भोला से याद रखना, भोला पठार या भोला पटार, ये छत्तीसगढ़ का कैलाश के लेखक हैं। छत्तीसगढ़ का कैलाश भोला जी ने लिखा है, तो भोला पटार याद रखना। चिगिर बिगिर पूषण जी ने, और बात कौन ज्यादा करती? अंजलि, तो बात बस्तर की अंजलि, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकमानस की महानदी छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? लोकमानस की महानदी, तो महानदी का जो पानी है ना, आप देखेंगे बरसात के दिनों में तो लाल पीला दिखता है, थोड़ा पीला और लाल का मिक्सचर दिखता है, ऑरेंज बोल सकते हैं बट लाल पीला से याद रखना। तो पीसी लाल यादव ने इस लोकमानस की महानदी छत्तीसगढ़ का लेखन किया है या उनको लिखा है, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया? छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और राम कथा के बारे में बताया है। अगला, ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग, ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूषण कुमार है? नहीं, इनका तो चिगिर बिगिर था, पीसी लाल यादव। छत्तीसगढ़ मानस की महानदी, कमलेश कमल, ये इसका राइट आंसर है। कौन? कमलेश कमल। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, कमलेश कमल। तो प्रेम में भी कमल दिखते हैं और जंग में भी कमल देखते हैं हम लोग। क्या? प्रेम में भी कमल और जंग में भी कमल। तो कमल को कमाल भी कर सकते हो, कमाल वर्ड से याद रखना। कमलेश कमल को कमाल वर्ड से याद रखोगे तो प्रेम में भी कमाल करते हैं और किस में कमाल करते हैं? जंग में भी कमाल करते हैं। तो प्रेम में कमाल करते हैं और जंग में कमाल करते हैं करके आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम और जंग, कमलेश कमल। चेन्नूर द बॉय एंड द टाइगर, चेन्नूर द बॉय एंड द टाइगर, ये किसने लिखा है? देखो भैया, चेंद्रू सब तो जानते हैं चेंद्रू मंडावी के बारे में। उनके पास एक टाइगर था जिनको टाइगर किड बोला गया, हॉलीवुड में उनके ऊपर मूवी भी बनी, ये सबको पता है, ठीक।
तो ये जब आप और हम जानते हैं तो हमको पता है इस बारे में, लेकिन अगर कोई पहली बार उनको बिना जाने इस स्टोरी को अगर देख लेता किसी शेर के साथ में उस बच्चे को, तो क्या मांगने लग जाता, वो पानी मांगने लग जाता कि कैसे एक बच्चा एक शेर के साथ खेल रहा है। तो पानी मांगने लग जाएगा, उससे याद रखना पानी ग्रही। क्या पानी मांगेगा से पानी ग्रही। तो चेनरू द बॉय एंड द टाइगर पानी ग्रही ने लिखा है, क्या पानी ग्रही ने। तो रुद्र नारायण पानी ग्रही इसके राइट आंसर है। देखा क्या इसके। अगला, ट्रेजर ऑफ फिगरी बैंक। फिगरी बैंक, ट्रेजर ऑफ फिगरी बैंक पुस्तक के, तो फिगरी को फिगर से याद रखना, फिगरी बैंक को फिगर से याद रखना। और सिद्धार्थ मल्होत्रा आप लोग जानते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्टर है, अच्छी खासी बॉडी है, ऐसे करके समझना, उतना खास तो नहीं है, हैंडसम बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, लेकिन बॉडी वाइज आपको याद रखना उनका फिगर कैसा है, बहुत अच्छा है, उनका फिगर कैसा है, बहुत अच्छा है। तो फिगर किसका अच्छा है, मेहरोत्रा का। किसका, मल्होत्रा को कर लेना, मेहरोत्रा का। तो मेहरोत्रा का फिगर अच्छा है, तो मेहरोत्रा ने क्या लिखा है, ट्रेजर ऑफ फिगरी बैंक, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आखर आखर ढाई आखर, आखर आखर ढाई आखर के लेखक कौन है? क्या अनिल शुक्ला जी हैं, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा है, बी के एस रे हैं, या भूषण कुमार है? तो अनिल शुक्ल जी ने क्या लिखा है, आखर आखर ढाई आखर, आखर आखर ढाई आखर। और इनका एक और बुक है, अगले प्रश्न में दिया गया है, शहर अपना शहर बेगाने लोग, अपना शहर बेगाने लोग। तो आखर आखिर ढाई आखर अपना शहर बेगाने लोग, इसको एक साथ याद करना ना आप, एक साथ मैं याद करा भी रहा हूं और आपको भी एक साथ याद रखना है कि आखिर अपने लोग क्या हो गए, बेगाने। कौन बोल रहा है, अनिल। अनिल बोलता है कि आखिर अपने लोग क्या हो गए, बेगाने हो गए, आखिर अपने लोग बेगाने हो गए। तो आखिर से याद रखना, आखर आखर ढाई आखर, अपने लोग बेगाने हो गए, तो अपना शहर बेगाने लोग याद रखना। कौन बोलता है, अनिल शुक्ला। तो ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, अनिल शुक्ला जी हैं। आखिर अपने लोग बेगाने हो गए, आखर आखर ढाई आखर, और अपना शहर बेगाने लोग। नेक्स्ट, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म के पुस्तक के लेखक कौन है, संपादित किसने किया है? तो भगवान जय सिंह ने किया, भगवान जय सिंह ने। कैसे याद रहेगा, द बर्ड्स, बर्ड्स में कौन घूमते हैं भैया, भगवान लोग घूमते हैं ना। और जब भी देखना उनको आते हुए दिखाया जाता है क्रोधित अवस्था में, तो पीछे क्या स्टॉर्म चलते रहता है, बिजली कड़कते रहती है। तो बर्ड्स इन द स्टॉर्म कौन झेल पाएगा, बर्ड्स में बैठ के स्टॉर्म को? तो भगवान झेल पाएंगे, तो भगवान जय सिंह, भगवान जय सिंह, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म। अगला प्रश्न, ट्रेजर ऑफ फिगरी बैंक, ये तो कल ही थे। अच्छा, हल्ली, हल्ली बाल बोधनी, हल्ली बाल बोधनी। तो हल्ली बाल बोधनी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो विमोचन, लेखक के बारे में नहीं पूछ रहे, इनका विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इस बाल बोधनी का, हल्ली बाल बोधनी का विमोचन किया गया, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, ये पुस्तक थे। आई होप ये सारे पुस्तक आपको याद हुए होंगे, अच्छे से मैंने बताया, बात अंजलि ज्यादा करती है। ठीक है, आखिर अपने लोग बेगाने हो गए, अनिल बोलता है, तो आखर आखर ढाई आखर, अपना शहर बेगाने लोग, अनिल शुक्ला मैंने बताया। एक हल्ली बाल बोधनी को विमोचन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसी प्रकार से और बाकी पुस्तकों को मैंने याद कराया है, भोला पटार, छत्तीसगढ़ का कैलाश, छत्तीसगढ़ लोकमानस की महानदी, तो पीसी लाल यादव, इस प्रकार की सारी चीजों को मैंने याद कराया है। तो आप उसको 2-3 बार देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। पहले बार में नॉर्मल स्पीड, दूसरे तीसरे बार में आप 2x स्पीड पर वीडियो को देखते चलिएगा। चलिए, महोत्सव के बारे में चर्चा करते हैं। महोत्सव बोल रहा था, चर्चित स्थल के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है? तो पीड़दा बेमेतरा में क्या होता? हाल फिलहाल में पीड़दा बेमेतरा के पास एक स्थान है जहां पर क्या होता था, फटाके बनाने की फैक्ट्री थी। उस बारूद फैक्ट्री में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 15 लोग से 17 लोग के आसपास ना उनमें घायल भी हुए थे। ठीक, और एक की मृत्यु भी हुई थी। तो देखो याद रखना, बारूद फैक्ट्री में विस्फोट की घटना कहां पर हुई थी? तो पीड़दा में हुई थी। तो भैया विस्फोट होगा तो पिराएगा कि नहीं पिराएगा, विस्फोट होगा तो पिराएगा कि नहीं? पिराने से याद रखना, पीड़दा, पिराने से क्या याद रखो कि पीड़दा बेमेतरा में हुआ था घटना। अगला प्रश्न, तुमला जसपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तुमला, जो तुमला जसपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ना सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? सोने के भंडार प्राप्त हुए, सोने का भंडार प्राप्त हुआ है। सोना किसको चाहिए? सबको चाहिए। क्यों? कि उससे जस होता है, जस मतलब यश, यश को हिंदी में बोलते हैं जस। तो क्या होता है, तुमला, सोने का भंडार। तो सोना हर किसी को चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए? सोना। क्यों? क्योंकि जस होता है। तुमला से याद रखना, तुमको सोना चाहिए, सोने का भंडार मिला है। अगला, भोंगापाल नारायणपुर में क्या है? भोंगापाल में वैसे तो हम लोग पढ़ते ही हैं, जो बौद्ध विहार है उनके बारे में पढ़ते हैं।
तो वहां पर बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई, बड़ी सी मूर्ति प्राप्त हुई है, चर्चित है। हाल फिलहाल में ये घटना आपको देखने को मिला होगा, आपने न्यूज़पेपरों में सुना होगा। भोंगापाल नारायणपुर में क्या है, बड़ी भगवान की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला, बीजापुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो यहाँ राज मेला होता है। बीजापुर से याद रखना, राज मेला। यहाँ कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन बी, राज मेला आयोजित किया जाता है। अगला, सूरजपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो सूरजपुर अच्छी बारिश और फसल की पैदावार के लिए, कि खनिज संसाधन, ये पर्यटन स्थल, ये हस्तशिल्प। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अच्छी बारिश और फसल की पैदावार के लिए सूरजपुर को जाना जाता है। ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर लिया गया है। मंडीप खोल गुफा कहाँ स्थित है? मंडीप खोल गुफा, इसके बारे में आपने सुना होगा, पहले ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब ये खैरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। केसीजी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, और स्पेशली इसका जो लोकेशन है खैरागढ़ के पास में, थोड़ा अंदर जंगल वाले इलाकों में। और ये पूरे साल में केवल एक बार खुलता है, और उस दिन इस गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोगों का जमावड़ा लग जाता है। लोग दूर दूर से इसका दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह से खुलता है और शाम के 6 बजे तक ये क्लोज भी हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक, तो मंदीप खोल जो गुफा है वो खैरागढ़ में स्थित है, पहले राजनांदगांव इसका लोकेशन था, अब जिला के परिवर्तन के बाद से, क्षेत्र परिवर्तन के बाद से खैरागढ़ इसका आंसर लिया। ठीक है, जिला वाइज भी खैरागढ़, छुईखदान, गंडई लेना है, याद रखना। तो मंदीप खोल गुफा कहाँ है? खैरागढ़ में है। क्या है? साल में एक बार खुलता है, ऐतिहासिक महत्व है, पर्यटकों का आकर्षण यहाँ बना रहता है। आमाबाल गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? आमाबाल गांव, तो आमाबाल गांव में ना विशेषकर तो आप बस्तर दशहरा जब देखते होंगे तो वहाँ के रस्सी खींचने वाले लोग आते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लोक कला संस्कृति का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन हम लोग करंट अफेयर के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, तो हाल फिलहाल में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुनावी सभा थी, जो लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस दौरान इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर चुनावी सभा की थी। 8 अप्रैल 2024 को यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था। 9 अप्रैल से प्रथम चरण का चुनाव था, आप लोगों को पता है। अगला, भिलाई में क्या विशेष है? प्राचीन किला है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है, राजकीय संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ है फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा। फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र, जो भिलाई में रहते होंगे उनको मालूम होगा, मरोदा एक जगह का नाम है, वहां पर मरोदा बांध या डैम करके बहुत बड़ा जगह है, जो कि पीएसपी के द्वारा पानी को वहां यूज किया जाता है और डिस्चार्ज भी किया जाता है। तो पीएसपी के लिए एक बहुत बड़े बांध का निर्माण किया था पानी के लिए, तो बहुत बड़े बांध के ऊपर में सोलर पैनल लगा दिया गया है, क्योंकि पानी का यूज तो करना है, पानी ठंडी अवस्था में रहे, गर्म अवस्था में रहे, पानी का यूज तो हो ही जाएगा। क्लियर है? तो वहां पर उस बहुत बड़े क्षेत्र का यूटिलाइज करने के लिए उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा दिया गया है। तो ये देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, याद रखना, देश का पहला। कौन सा? और राज्य का भी। तो फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? भिलाई। भिलाई में भी कहां? मरोदा में, याद। अगला प्रश्न, डोंगरगढ़ जगदलपुर वाले को बोल रहा है, में किस प्रकार की बिजली का निर्माण किया जाता है? ये डोंगरगढ़ आपके राजनांदगांव का नहीं है। राजनांदगांव में तो आपने देखा होगा सौर ऊर्जा का निर्माण होता है, सबसे बड़ा सोलर बैटरी प्लांट हमारे पास डोंगरगढ़ में स्थित है। लेकिन जगदलपुर वाले में अगर पूछे तो बिजली का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो सोलर पावर नहीं लेंगे आप, आंसर लेंगे वेस्ट फूड से बिजली। वेस्ट फूड से बिजली निर्माण का कार्य जगदलपुर के डोंगरगढ़ से किया जा रहा है। तो दोनों में ही बिजली है, लेकिन वहां पर सोलर पावर वाला है और यहाँ पर वेस्ट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथ जगदलपुर क्यों प्रसिद्ध है? तीरथगढ़ जगदलपुर के आसपास वो वाला तीरथ, आप तीरथगढ़ वाला लेंगे तो जलप्रपात आपको याद रखें। केवल तीरथ से याद रखना, जैन तीर्थ, तीर्थ को भी तीरथ बोलते हैं, तो तीरथ से कौन सा? जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना। प्रश्न, छिंदकच्छ बालोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छिंदकच्छ बालोद में बड़ा शिवलिंग है। क्या है? बड़ा शिवलिंग। बड़ा शिवलिंग है छिंदकच्छ बालोद में। छिंदकच्छ बालोद में बड़ा शिवलिंग है, इसके वजह से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगातार आते रहते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस भी क्या आप लोग चलाते हैं? क्या? हाँ, तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं हमारी संस्था के द्वारा। भिलाई 3 में सिरसा गेट के पास आप उत्तर वसुंधरा नगर की ओर आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारा संस्थान, कोचिंग संस्थान दिखेगा। आप गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर नहीं आते हैं तो ऑनलाइन कोर्स तो अवेलेबल है, सारी चीज़ों का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। एसआई का भी एग्ज़ाम होने की संभावना है आगे, अगले 1-1.5 महीने के अंतर्गत। 1.5 महीने कहने का सेंस है कि अभी से नहीं, 1.5 महीना आपके बोल सकते हो कि फरवरी से आप 1.5 महीना ले लो, क्योंकि सेकेंड वीक में या सेकेंड वीक में तो आपकी पीएससी का एग्जाम है, तो वहाँ से 1 महीना और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो एसआई का भी आप तैयारी कर रहे हो तो कोर्स को परचेज कर सकते हैं हमारे द्वारा, एसआई का भी कोर्स
लाया गया है। अगला, बेमेतरा में बिन्ना पाट कहाँ स्थित है? तो बेमेतरा में बिन्ना पाट है लोहरदगा में। कहाँ? लोहरदगा में। ठीक है, कहाँ है? लोहरदगा में। अब इसको आप लोग याद कर लेना है, अपने तरीके से याद किया हूं, तो आप लोग भी लोहरदगा और बिन्ना पाट को याद कर लेना। राजनांदगांव में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? सबसे बड़ा जलाशय है यहाँ पर सातमोड़ा, सतमोड़ा बोल सकते हैं, सातमोड़ा। तो सतमोड़ा जलाशय जो है राजनांदगांव का सबसे बड़ा जलाशय है। सतमोड़ा, सतमोड़ा जलाशय जो है राजनांदगांव का सबसे बड़ा जलाशय है। जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है ना, मैं उसमें आप फोकस कर रहा हूँ, बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपके मन में रहे ये कि हाँ इसको बार बार पढ़ना है, और बार बार आप सुनोगे तो भी ये ध्यान में रहेगा। ठीक, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो सिंगल वन टाइम रीडिंग वाले हैं, मैं उसको एक बार रीड करते हुए चलो। सुकमा में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो रामाराम का मेला आयोजित होता है। ये तो पूछता है, ये लोक कला संस्कृति में आप पढ़ते हैं। नारायणपुर का मड़ई, मड़ई जो है सबसे बड़ा मड़ई बोला जाता है। राजनांदगांव में भी मड़ई मेला लगता है। सुकमा में रामाराम का मेला लगता है, राम जी से संबंधित ये कार्यक्रम रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक, अगला, बीजापुर में किस तरह का मेला आयोजित होता है? तो एक तो राज मेला आयोजित होता था, और कैसा? खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक, किस क्षेत्र से? तो सांस्कृतिक मेला होता है। कैसा होता है? सांस्कृतिक मेला होता है बीजापुर का, जिसको राज मेला के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके महोत्सव। चलिए, छत्तीसगढ़ में खेल परिदृश्य देखते हैं 2024 में। इसमें छत्तीसगढ़ में क्या उपलब्धियां रही होंगी उनके बारे में देखेंगे, और कौन कौन से जो खेल हैं किस किस समय पर हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यूथ फेस्टिवल बोल रहे, यूथ, तो यूथ, अब यूथ के लोगों को ना आजकल रशिया ज्यादा पसंद आता है। क्या? रसिया ज्यादा पसंद आता है। रसिया में हुआ था ये, रूस में। रूस के भी कहाँ? सोची। कहाँ? सोची में। रूस के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सोची याद रखना। रूस के बारे में ज्यादा कौन सोचता है? यूथ सोचता है। तो यूथ फेस्टिवल सोची, रशिया में, रूस में। ठीक, छत्तीसगढ़ से श्री साय और राजवीर सयाल ने भाग लिया था। आगे, 41वीं जूनियर सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता। तो 21 से 25 साल की उम्र में ना सबका दिल सॉफ्ट रहता है। क्या रहता है? अब एज गैप कम हो चुका होगा तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 21 से 25 साल की उम्र में, हमारी अभी उम्र चल रही है, 21 से 25 साल की उम्र में सबका दिल सॉफ्ट होता है। इस दौरान दिल टूटते जाता है, और किसी का कठोर बन जाता है, और कोई दिल टूटे आशिक की तरह जिंदगी जीता है। तो 21 से 25 में क्या रहता है? दिल सॉफ्ट रहता है। और फरवरी का भी मंथ है, वैसे तो वैलेंटाइन वीक चलता है, उसमें ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बट याद रखना 21 से 25 की उम्र में ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कब? फरवरी के महीने में। सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता 21 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन कब हुआ? तो 7 से 16 जून। ये तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, लड़कों को तो याद ही होगा, क्रिकेट खेलते ही हैं। 10 से 20% बस होंगे जो पर्टिकुलर फुटबॉल पर फोकस करते हैं। नहीं, दो ही खेल में तो बटे हैं ना छत्तीसगढ़ के लोग। तो भैया 7 से 16 जून आपको याद रखना है। 7 से 16 जून प्रथम संस्करण था ये हमारे छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का, याद रखना। परसदा स्टेडियम में खेला गया था, और सुरेश रैना को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 7 से 16 जून 2024 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आएगा जी। अगला, अंडर 14 टेनिस एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ? तो ये जून 2024 में हुआ। किसका? टेनिस का, जून 2024 में हुआ था। सॉरी, अप्रैल लिया है, अप्रैल 2024 में, माफ करना, अप्रैल 2024 में टेनिस एशियन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। अगला, 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर व्यास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कब हुआ? क्लियर है? तो देखो कैसे याद रहेगा, पूरा नाम देखो, 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन ये 25 से 29 जनवरी के बीच में होता है। 25 से 29 जनवरी 2024 में हुआ था। सॉफ्ट बॉल वाला था, फरवरी में रहता है, 21 से 25 फरवरी था। ये 25 से 29 जनवरी है, वो फरवरी था, ये जनवरी है। 37वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो सब जूनियर स्पर्धा 2024 में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक? ताइक्वांडो जूनियर स्पर्धा में ना 3 स्वर्ण और 1 रजत आया। 3 स्वर्ण और 1 रजत, 3 सोने के पदक मतलब स्वर्ण पदक, और 1 रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल हम लोगों ने जीता है। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ठीक, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब कैसे याद रह जाएगा? एक अगर मैं 31 लिखूं
और इसी में ऐसे एक कर दूं तो ये 37 बन जाता है। तो 37 से याद रखना 3 तो गोल्ड था, ठीक है, 7 को मैंने एक कर दिया, एक सिल्वर मेडल था। तो 31 को 37 या 37 को 31 बनाने का प्रयास करना, आपको याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, 67वीं राष्ट्रीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, वो सॉफ्ट बॉल था, ये बास्केटबॉल है, ठीक है, वो फरवरी में हुए थे, जनवरी में हुए। तो शालेय, तो शालेय मतलब पहला गाली जो हम लोग सीखते हैं ना, वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत बड़े बड़े गाली देते हैं, लेकिन पहला गाली जब आप यूज करते हो तो साले और बे का यूज करते हो। तो कौन सी उम्र में? 4 से 7 की उम्र में करते हैं। तो 4 से 7 जनवरी 2024 को राजनांदगांव में राष्ट्रीय साले बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 किसने जीता? ये तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने किया था। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, इसने क्या दिया है? जीता है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है। अखिल भारतीय खेल महोत्सव 2024 का आयोजन कब और कहां हुआ? तो अखिल भारतीय खेल महोत्सव ये 22 से 27 जनवरी 2024 को हुआ था। 22 से 27 जनवरी 2024 को हुआ था, याद रखना, 22 से 27 जनवरी। 25 से जो 29 था वो कौन सा था? वो आपका हॉकी वाला था। ये 22 से 27 जो है खेल महोत्सव है अखिल भारतीय। अगला प्रश्न, एशियन थाई बॉक्सिंग 2023 का आयोजन कब और कहां किया, कहां हुआ? क्या बोल रहा? थाई बॉक्सिंग, थाई का, तो थाई दिसंबर में, और कहाँ? काठमांडू में। कहाँ हुआ था? काठमांडू में इसका आयोजन हुआ था, थाई बॉक्सिंग का। तो बॉक्सिंग, बॉक्सिंग किससे कर रहे थे? काठ से कर रहे थे। किसमें से कर रहे थे? काठ से कर रहे थे। काठमांडू मतलब काठ मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी से प्रैक्टिस करते हैं, देखना जो बॉक्सर लोग रहते हैं। तो काठमांडू काठ में प्रैक्टिस कर रहे थे, किसका? बॉक्सिंग का। थाई बॉक्सिंग कहाँ हुआ? काठमांडू नेपाल में हुआ। कब से कब हुआ? 27 से 29 दिसंबर के बीच में। अगला, राज्य स्तरीय खेल महोत्सव 2024 का आयोजन कब हुआ? 20 से 25। ये राज्य स्तरीय खेल महोत्सव 20 से 25 जनवरी। ये अखिल भारतीय खेल महोत्सव था, ये 22 से 27 जनवरी। दोनों डिफरेंट है ना। अखिल भारतीय खेल महोत्सव 22 से 27 जनवरी, ये 20 से 25 जनवरी आपका हुआ राज्य स्तरीय खेल महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं बार बार फोकस कराऊंगा आपका, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना कर। राष्ट्रीय तीरंदाजी सब जूनियर 2024 का आयोजन कब हुआ? ये 22 से 24 जून 2024 को हुआ था, ठीक है। कहाँ? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में था। कौन सा? तीरंदाजी। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, ये पूछेगा ही पूछेगा। राष्ट्रीय बॉक्सिंग 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 14 जनवरी को हुआ, एमपी में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय साले तीरंदाजी, साले वो बास्केटबॉल था, साले बास्केटबॉल था तो 4 से 7 में था। साले तीरंदाजी था तो राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में वो भी था, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ की कौन सी टीम ने सीसीपीएल 2024 का खिताब जीता? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लेना है रायपुर राइनोज आएगा, रॉयल्स नहीं आएगा, याद रखना। रायपुर, ये पूछेगा ना, राइनोज। इसके डेट याद रखने हैं, 7 से 16 तक चला था ये। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? फाइनल किसके किसके बीच खेला गया? तो रायपुर और बिलासपुर के ही बीच खेले गया, लेकिन जीता था रायपुर। इसके कैप्टन कौन थे? अमनदीप खरे थे। इसका कैप्टन कौन था? तो शशांक सिंह था, जो पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब में खेलते ना, जो पिछले बार के आईपीएल में उभरते हुए खिलाड़ी थे, और बहुत उन्होंने मैचेस, बहुत तो नहीं, 2 मैच तो अपने दम पर जीता थे, और बहुत मैचों में उन्होंने रन बनाया था, वो थे के कैप्टन। फाइनल में नहीं खेल पाए थे, वो कुटिल थे। बिलासपुर सेकंड था, ये सेकंड आया था। उप विजेता बोलता तब ये राइट आंसर होगा। विजेता जो था वो रायपुर राइनोस था। कौन था? रायपुर राइनोस था, ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 में छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया? तो यूथ फेस्टिवल में श्री साई और राजवीर सियाल ने लिया था। यूथ को मैंने बताया था रशिया ज़्यादा पसंद है, तो रशिया के बारे में सोचते हैं, तो सोची रशिया में हुआ था। किसने? साय और सियाल ने। सियाल से ख्याल, सोचना ख्याल, कैसे ख्याल कैसे आता है? साय साय आता है, तो साय ख्याल सियाल। हाई बॉक्सिंग 2024 के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 8 स्वर्ण पदक जीते। कहाँ हुआ? काठमांडू में हुआ था, याद रखना है आपको, दिसंबर के समय। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था श्रीमंत झा ने। किसमें? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में श्रीमंत झा ने, ठीक, श्रीमंत झा जी ने रेसलिंग चैंपियनशिप जीता था। ये आप लोग रिलेट करके याद कर लें। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के महोत्सव, आज का लास्ट टॉपिक होगा मेरे ख्याल से, छत्तीसगढ़ के महोत्सव। क्या क्या महोत्सव हाल फिलहाल में हुए हैं, पूरे साल भर के दौरान हुए हैं, क्योंकि जनवरी में वापस से तातापानी महोत्सव होगा, वापस से युवा महोत्सव होगा, राज्य युवा महोत्सव, तो ये सब डेट चेंज हो जाएगा।
फरवरी के पहले तक का। लेकिन जैसे कि झुमका महोत्सव जो एंड ऑफ फरवरी में होता है, वो सब का डेट आपको याद रखना होगा, तो वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। जो चेंज होने वाला है उसका मैं नहीं कराऊंगा। ये 24-26 फरवरी ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि होने वाला जो है 9 तारीख को एग्ज़ाम है पर पीएससी का मेनली, उसके बाद की डेट को थोड़ी ना पूछेगा, उससे पहले के डेट को अधिकतर पूछता है। तो सिरपुर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? महासमुंद के सिरपुर में ही किया गया था। कब से कब तक? तो 24 से 26 फरवरी 2024 को किया गया था। रामगढ़ महोत्सव अधिकतर क्या पूछता है? डेट कम पूछता है, बहुत कम का पूछता है। जैसे भोराम देव का पूछा हुआ है एक बार। मैन पाट महोत्सव जो होता है उसका एक बार हुआ, सिरपुर का भी पूछा हुआ। अधिकतर स्थान पूछता है, ये जो महोत्सव है किस स्थान पर होता है, कौन से क्रम का है, ये सब पूछता है। रामगढ़ महोत्सव जो आपका होता है वो सरगुजा जिले में ही किया जाता है। ये 22 से 23 जून को किया गया था। कब? 22 से 23 जून। ये फरवरी था 24 से 26, ये 22 से 23 जून। अगला राष्ट्रीय आम महोत्सव इंपॉर्टेंट है, पहली बार को याद रखना, पहली बात इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आम महोत्सव। ये जो आम महोत्सव का आयोजन हुआ ना, वो हुआ है आपके कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है। कब हुआ? तो 12 से 14 जून तक हुआ है, याद रखना कब हुआ? 12 से 14 जून तक होता है। इसमें लगभग 300 कृषकों ने अपनी मौजूदगी प्रस्तुत की थी, जिसमें से 150 या 200 से लगभग उससे ज़्यादा आमों के नस्ल को वो लेकर आए थे और उसका अवलोकन किया गया था। ध्यान में रखना, ठीक है। तो 300 कृषक आए थे, इसमें भाग लिए थे। 12 से 14 जून में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया। पाली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? भैया पाली महोत्सव का आयोजन होता है कोरबा में। कब किया गया? 7 से 8 मार्च को। कब से? 7 से 8 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। चित्रकूट महोत्सव का 5 से 7 मार्च 2 दिवसीय होता है। यहाँ पर 6 से 7 लिखा, 5 से 7 आप याद रख सकते। आयोजन कहाँ हुआ? तो ये होता है चित्रकूट जगदलपुर में इसका आयोजन किया गया था। राजिम कुंभ कल्प का आयोजन कब हुआ? ये पूछेगा, ये डेट आपको याद रखना है। 24 फरवरी से 8 मार्च, 24 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। ये माघ पूर्णिमा से चालू होता है और शिवरात्रि के दिन इसका समापन होता है। माघी पुण्य से चालू होता है छत्तीसगढ़ी में बोलूँ तो, और शिवरात्रि के दिन ये समाप्त। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24 फरवरी 8 मार्च। अगला प्रश्न, 34वां बिलासा महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था 24 से 25 फरवरी। ये क्या था? ये क्या था? ये था आपका 24 से 26 फरवरी सिरपुर महोत्सव। और ये बिलासा महोत्सव कौन सा था? ये था आपका 24 से 25 फरवरी। कंफ्यूज नहीं होना, 24 से 26 था, ये बिलासा 24 से। प्रश्न बिलासपुर में होता है, बिलासा बिलासपुर। अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुर्ग में हुआ था, याद रख लेना। दुर्गा में जी, रायपुर में। इसके बारे में मैं देख के आपको बता दूंगा अगली क्या है इसका, ठीक। तो ध्यान में रखना, वैदिक महोत्सव है महासम्मेलन, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको मोहतरा अंगार महोत्सव 2024 का आयोजन कब हुआ? मोहतरा अंगार महोत्सव, तो ये 2 फरवरी को बताया गया, 2 फरवरी 2024 को हुआ। स्वदेशी मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्वदेशी मेला रायपुर में किया गया था। साइंस कॉलेज मैदान में इसका प्रदर्शनी लगा था। तो स्वदेशी मेला आपके रायपुर में होता है, याद रखना। अगला, झुमका जल महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? इस जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर झुमका महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये झुमका महोत्सव कोरिया में होता है। एमसीबी कोई नहीं मारना, कोरिया आपको लेना है आंसर में। 1 से 2 फरवरी को इसका आयोजन होता। श्री विष्णुदेव साय ने इसमें भाग लिया था, गए थे वहां पर। तातापानी संक्रांति पर्व के नाम से भी जानते हैं। और तातापानी जो महोत्सव है 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री जी ने किया था, विष्णुदेव साय जी ने, ठीक है। और ये 14 से 16 फरवरी तक और 14 से 16 जनवरी तक चला था। अगला, 19वां छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन 2024 कब हुआ? युवा वैज्ञानिक सम्मेलन ये 26 से 27 फरवरी तक हुआ है, रख लेना। 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो ये हुआ था जशपुर में विशेषकर का आयोजन हुआ। 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन। कि हमारे अभी वर्तमान जो सीएम है वो जशपुर क्षेत्र से हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का जो शुभारंभ है वहीं से किया जा रहा है। 115वां मड़ई मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? बिलासपुर में मड़ई मेला 115वें नंबर का हुआ था। 11 फरवरी को बिलासपुर में हुआ था। सांस्कृतिक परंपराओं से का प्रदर्शन किया। संत समागम 2024 का हुआ था। 12 से 15 जनवरी तक इसका समागम का आयोजन किया गया था, ठीक है।
नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में हुआ। अखिल भारतीय वैज्ञानिक महासम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? वैदिक महासम्मेलन दुर्ग में आ रहा है, वापस से मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, तातापानी संक्रांति पर्व का आयोजन कब होता है? तो 14 से 16, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था 14 से 16 का क्या बोलना चाहिए कि महोत्सव को मनाया गया था। मुख्यमंत्री विष्णु साई जी के द्वारा उसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ये टोटल थे आज के आपके, लगभग ये भी 70-80 क्वेश्चन के आसपास होंगे। लोगों ने महोत्सव के बारे में देखा, खेल के बारे में देखा, खेल की जो घटनाएं थे उनके बारे में देखा, ठीक है, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में देखा, पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पुस्तक वाले आते ही हैं, विमोचन के बारे में पूछा ही जाता है, खेल और खिलाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ पर किसका आयोजन किया गया था पूछ देता है, क्योंकि वैरायटी रहती है पीएससी की एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए